हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 10 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अच्छे ईंधन के गुण को लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको अच्छे ईंधन के गुणों को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला गुण देखेंगे। अच्छा ईंधन दहन के समय अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। जो अच्छा ईंधन होता है ये दहन के समय अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो ये हो गया पहला गुण। अब हम यहाँ पे दूसरा गुण देखेंगे। जलने के बाद अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करता है। जो अच्छा ईंधन होता है वो जलने के बाद अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करता है, तो ये दूसरा गुण हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरा गुण देखेंगे, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान होता है। जो अच्छा ईंधन होता है इसका जो भंडारण एवं परिवहन होता है ये आसान होता है। अब हम यहाँ पे चौथा गुण देखेंगे, जिसके दहन की गति धीमी हो। यानी जो अच्छा ईंधन होता है वो बहुत ही धीरे धीरे जलता है, यानी इसकी जो दहन की गति होती है वो धीमी होती है। अब हम यहाँ पे इसका पांचवा गुण देखेंगे। इसके जलने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। जो अच्छा ईंधन होता है उसके जलने के बाद कोई भी विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, तो ये पांचवा गुण हो गया। अब यहाँ पे इसका छठा गुण देखेंगे, जो सस्ता हो। जो अच्छा ईंधन होता है वो सस्ता होता है। अब हम यहाँ पे इसका सातवां गुण देखेंगे, जो आसानी से उपलब्ध हो। यहाँ पे देखिए जो अच्छा ईंधन होता है वो आसानी से उपलब्ध होता है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे ईंधन के गुणों को आप लोग बहुत ही आसानी से लिख लीजिएगा और ये प्रश्न आपको 100% यहीं पे समझ में भी आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। अब हम यहाँ पे विरल माध्यम को समझेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक कांच हो गया और यहाँ पे वायु हो गया, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो कम होगी, तो यहाँ पे कांच क्या हो जाएगा, यहाँ पे सघन माध्यम हो जाएगा। और वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे देखिए वायु क्या हो जाएगा, यहाँ पे विरल माध्यम हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि विद्युत विभव क्या है। तो इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आइए अब समझते हैं कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए
गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव क्या है। तो इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि धातु के भौतिक गुणों को लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको धातु के भौतिक गुणों को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला गुण देख लेते हैं। धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो धातु होते हैं उनके परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पहला गुण हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा गुण देखेंगे। धातु विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जो धातु होता है ये विद्युत धनात्मक होता है। और धातु विद्युत धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि जो धातु होता है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करता है, इसीलिए जो धातु होता है ये विद्युत धनात्मक होता है। अब हम यहाँ पे तीसरा गुण देखेंगे। धातु आघातवर्धनीय एवं तन्य होता है। जो धातु होता है ये आघातवर्धनीय होता है, यानी धातु को हम पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए धातु आघातवर्धनीय होता है। और जो धातु होता है ये तन्य होता है। धातु को खींचकर पतला से पतला हम तार बना सकते हैं, तो इसलिए जो धातु होता है ये तन्य होता है। अब हम यहाँ पे चौथा गुण देखेंगे। धातु के द्वरणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। जो धातु होते हैं इनका जो द्वरणांक होता है और क्वथनांक होता है दोनों ही उच्च होता है। अब हम यहाँ पे पांचवा गुण देखेंगे। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुीय चमक कहते हैं। जो धातु होता है इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अब हम यहाँ पे छठा गुण देखेंगे। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। जो धातु होता है ये ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अब हम यहाँ पे सातवां गुण देखेंगे। धातु कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होते हैं। जो धातु होता है ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो यहाँ पे आपको धातु के भौतिक गुण आराम से आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को ही खनिज कहते हैं। और यहाँ पे खनिज का उदाहरण देखिए, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अयस्क किसे कहते हैं। तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो तथा जिसे कम खर्च पर और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। तो अयस्क किसे कहते हैं? तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो और जिसे कम खर्च और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पे आपको खनिज और अयस्क समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो तथा जिसे कम खर्च और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि आमीटर किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आमीटर किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को मापा जाता है। तो आमीटर किसे कहते हैं? तो
तो आमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को मापा जाता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो आमीटर होता है इसे विद्युत परिपथ में हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसे इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसके धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करता है तथा ऋण ध्रुव से बाहर निकलता है। और आमीटर को विद्युत परिपथ में हम किस प्रकार जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसे इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसके धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करता है और ऋण ध्रुव से विद्युत धारा निकलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आमीटर किसे कहते हैं। तो आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को मापा जाता है। इसे हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसे इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इसके धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करता है तथा ऋण ध्रुव से विद्युत धारा बाहर निकलता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं, तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन हेनरी मोसले ने किया था। जो आधुनिक आवर्त नियम था इसको किसने दिया था, तो हेनरी मोसले ने दिया था। इसे आपको याद रखना है। तो ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जो पहला होता है वो चालक तार की लंबाई पर। तार की लंबाई जितनी ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे देखिए जो चालक तार की लंबाई होती है वो जितनी ही अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगर चालक तार की लंबाई जितनी ही कम होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो जो पहला होता है ये चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और दूसरा होता है चालक तार की मोटाई पर। तार जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा और तार जितना ही पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे देखिए तार जितना ही मोटा होगा इसका जो प्रतिरोध होगा वो उतना ही कम होगा और तार जितना ही पतला होगा इसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और जो तीसरा होता है ये चालक के ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर हम किसी चालक पदार्थ के ताप में वृद्धि करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो पहला होता है ये चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और जो दूसरा होता है ये चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है। तार जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा और तार जितना ही पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और जो तीसरा होता है ये चालक के ताप पर। अगर चालक पदार्थ के जो ताप होगा उसमें वृद्धि करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। यहाँ पे आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल आप लोग उत्तल लेंस लिखिएगा और दूसरे बगल आप लोग अवतल लेंस लिखिएगा और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। और इसमें देख लीजिए अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। जो अवतल लेंस होता है ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब यहाँ पे दूसरा अंतर देखिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जो उत्तल लेंस होती है इसकी जो फोकस दूरी होती है ये धनात्मक होती है और इसमें देख लीजिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जो अवतल लेंस होती है इसकी जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है। तो ये दूसरा
अंतर हो गया। अब यहाँ पे तीसरा अंतर देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसमें देख लीजिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जो अवतल लेंस होता है इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब यहाँ पे चौथा देख लीजिए, चौथा यहाँ पे अंतर देखिए कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इसमें देख लीजिए, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। जो अवतल लेंस होता है इसका उपयोग हम निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करते हैं और उत्तल लेंस का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि लघुपथन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लघुपथन से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी कारणवश जब गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपथन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा का प्रवाह तीव्र हो जाता है। धारा का प्रवाह तीव्र होने के कारण ताप उत्पन्न होता है जिससे परिपथ में आग लगने का भय रहता है। तो लघुपथन से आप क्या समझते हैं? तो किसी कारणवश जब गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है कि उस स्थिति में क्या होता है कि प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो जो धारा का प्रवाह होता है वो तीव्र होता है, यानी तेजी से धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा का प्रवाह तीव्र होने के कारण ताप उत्पन्न होने लगता है और जिससे परिपथ में आग लगने का भय रहता है और आग लग भी जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहां पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें लिख देना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS, आस्क क्लास लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें से आपको कौन सा टेस्ट देना होता है, तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वही टेस्ट आपको देना होता है। तो सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको स्टार्ट वाले बटन पे अब इसको टेस्ट देना है तो स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप में आते हैं। तो देखिए सही है, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब अगला क्वेश्चन लाना है तो इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया था, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लैंड पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड PDF वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF हम अपलोड कर चुके हैं। तो बस आपको क्लिक करना है और PDF डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।